नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस को हम इस बार आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं और इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते हों, चाहे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हों या एसएससी का एग्ज़ाम हो या आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा हो या आने वाले कल में आप सीजीएल या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हों, तो यकीन मानिए सभी एग्ज़ाम्स में लगभग सारे ही शिफ्टों में हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल पूछा जाता है। एक से ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन एक कम से कम रहता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में एक सवाल जो आता है, हम चाहते हैं कि आप उसे मिनिमम टाइम में और सबसे सटीक बना सकें। मिनिमम टाइम में भी बनाएं और सबसे सही बनाएं, मतलब सही बनाना है और कम से कम समय में बना देना है, ताकि आपका ये एक नंबर 100% सिक्योर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस आज इस चैप्टर को। तो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले या उसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हाइट एंड डिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है? और एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। देखिए क्या कुछ है जो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको जानने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए। आज का नया टॉपिक जो आपका है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक को हम लोग एकदम लेटेस्ट मेथड से सीखेंगे, जिस मेथड से आप पाएंगे कि आप सारे ही सवालों का जवाब मिनिमम टाइम में दे पाएंगे। तो आप देखेंगे कि हम लोग लगभग सारे ही सवाल, हम लोग ज़्यादातर सवालों को मतलब मान के चलिए कि लगभग सारे सवाल रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन रेशियो मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा वहीं पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट की हाइट एंड डिस्टेंस में कोई खास इस्तेमाल नहीं है। और कॉन्सेप्ट भी बस सिंपल सा जो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं वही लगते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक क्या है वो जानिए। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरी चीज़ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को हिंदी में कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हिंदी में कहा जाता है अवनमन कोण। और एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में कहा जाता है उन्नयन कोण। तो इन दो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप जानेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे और इस कॉन्सेप्ट में क्या कुछ जानने लायक है हम सब करा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें जानने के लिए है कि बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। अगर आप ये जाने कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है तो ही आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम जान रहे हैं कि एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए ध्यान से बाबू, अगर एक छत है, मान लीजिए एक घर है इस तरह, या एक टावर है, किसी भी तरह से आप इसे एक लंबे ऑब्जेक्ट के रूप में बस मानना है। अगर एक टावर है
मान लीजिए मैं लिख देते हैं, अगर एक टावर है और इस टावर के छत पे कोई है जिसे आप यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी आँख है, अगर आपकी आँख यहाँ है, ये है आपकी आई, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो जब आप यहाँ से देखेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, जहाँ पे आँख होता है वहाँ से जो सीधी रेखा होती है, इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर हिंदी में कहें तो क्षैतिज रेखा। इसे हिंदी में आप लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा। और जिस एंगल में हम देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे हमारी आँख है बाबू, और यहाँ से अगर हम इस छत पे या टावर पे बैठे व्यक्ति को देखेंगे, तो जिस लाइन से हम जा रहा है, ये लाइन हमारा जो जाएगा, ये है लाइन ऑफ साइट, ये है हमारे आँखों की दृष्टि रेखा, इसे कहा जाता है बाबू। दृष्टि रेखा कहने का मतलब इसी लाइन में हम देखेंगे, ये है लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट। इन बातों का जानना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार एक सवाल में हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन ऑफ साइट का इस्तेमाल होगा, तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होंगी तो आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो लाइन ऑफ साइट को बाबू हिंदी में कहा जाता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट को दृष्टि रेखा कहा जाता है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो एंगल बाबू, जो एंगल, जैसे हमने यहाँ से देखना शुरू किया, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो जो एंगल बना है यहाँ पे बाबू, जो एंगल बना है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच, बाबू जो एंगल बना है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो यहाँ कोण बना है, इस कोण को ही कहा जाता है बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को कहा जाता है बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरी बात जो आपको इसमें सीखनी है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो क्या होता है एक बार वो देख लीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या देखना है बाबू आपको? एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या देखना है कि अगर हम कहीं छत पे खड़े हैं, ऑलरेडी हम कहीं टावर से देख रहे हैं, अगर हमारी आंख यहाँ है, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, आई ऊपर है, हमारा आंख यहाँ से देख रहे हैं, देखिए जो सीधी रेखा होगी बाबू, जो आंख से सीधी रेखा होगी, ये तो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑलरेडी हम आपको लिख चुके हैं तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब हम यहाँ से टावर के ऊपर से जमीन पर के किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई पॉइंट है, इस बिंदु को देख रहे हैं, तो इस बिंदु पे जब हम देखेंगे बाबू, इस बिंदु पे जब हम देखेंगे, आप ध्यान देंगे, इस बिंदु पे जब हम देखेंगे ऊपर से, तो ऊपर से जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो फिर ये क्या लाइन हो जाएगी? ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट बाबू, ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। पहले ही लिख चुके हैं, जिस रेखा में हम देखते हैं इसे दृष्टि रेखा कहा जाता है, ये लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको लाइन ऑफ साइट क्लियर है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर है बाबू, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर है और लाइन ऑफ साइट क्लियर है, तो जान लीजिए इस बात को कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो कोण होता है बाबू, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो कोण होता है, इसी कोण को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन भी, और इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बाबू। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बस आपको ये बात समझनी है कि अगर हमने देखिए दृष्टि रेखा कहने का मतलब इस एंगल पे, बात को आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहले आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर आपको समझाते हैं इस चीज को। और देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ समझें एक बात को कि अगर हम बात करें कि यहाँ से हम किसी चीज को देखते हैं, तो जब आँख के जब सीध में हम कुछ देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। समझिए, अगर हम आपको इस तरह देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नज़र को उठाकर देखेंगे, अगर हम नज़र को उठाकर देखेंगे तो यही कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, जब हम नज़रों को उठाकर किसी को देखेंगे तो वो कहलाएगा लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वहाँ, क्योंकि हम ऊपर देखेंगे, उन्नयन कोण बनेगा। जब ऊपर देखेंगे तो बनेगा उन्नयन कोण,
और जब हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम आंखों को नीचे करके देखेंगे बाबू, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण और नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है बाबू, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है बाबू, अल्टीमेटली ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो जाता है। अगर ये x डिग्री है बाबू, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है बाबू, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो एंगल ऑफ ये बराबर होगा इस एंगल को ऑल्टरनेट एंगल कहा जाता है बाबू। अगर दो पैरेलल लाइन को कोई रेखा काटती है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इस बात को समझा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। अगर दो पैरेलल लाइन की बात करें बाबू और कोई रेखा जब उसे काटेगी, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटेगा बाबू, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है बाबू, इसका ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है। ये x है तो ये भी x होगा। कहने का मतलब है कि इसका अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। ये दोनों इसके क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल होंगे, इसके एकांतर कोण होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ समझें कि इस स्थिति में आप समझे कि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अगर हिंदी लिखना चाहें तो आप अल्टरनेट एंगल के लिए लिख सकते हैं एकांतर कोण बाबू, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्टीमेटली क्या हो जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपर से आप देखिए कि ये दो लाइन पैरेलल गए हैं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ आपका, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इन हाइट एंड डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इन हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ध्यान से आप टॉपिक को प्रेम पूर्वक समझिए। अगर आप ऑलरेडी इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं तो आप भगाकर देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा दीजिए और स्पीड बढ़ाकर देखिए। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, हमारा इस पॉइंट का मोटिव है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, क्योंकि लगभग सारे ही सवाल हम लोग रेशियो की मदद से बनाने वाले हैं। तो रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है वो सीखा जाए। रेशियो के कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से हम सीखेंगे, रेशियो के कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से हम सीखेंगे 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए। बाबू 0 और 90 यूज नहीं होता। आप सोच रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री और 90 डिग्री भी तो होता है, साइन 0 डिग्री भी तो होता है। बाबू 0 और 90 जो है हाइट एंड डिस्टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। जो इस्तेमाल होता है ज़्यादा हम उस पर बात कर रहे हैं, बाकी आप खुद देखेंगे क्या इस्तेमाल है। पांचवी जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे 15 डिग्री पे, और आखिरी बात जो हम डिग्री पे रेशियो पे करेंगे वो है 75 डिग्री पे। बहुत प्यार से आप एक एक डिग्री को समझते चलिए। सबसे पहले अगर हम 30 डिग्री की बात करें, और डिग्री सिखाने से पहले एक छोटी सी बात पहले हमें आपको समझा दें, राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइट एंड डिस्टेंस है बाबू, जो हाइट एंड डिस्टेंस है बाबू हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। जो हाइट एंड डिस्टेंस है बाबू ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। जो हाइट एंड डिस्टेंस है बाबू हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज बाबू, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। थोड़ी बहुत बातों को समझिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज।
चल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में बेसिकली हमको बस इतना सा बताना है कि अगर यहाँ पे एंगल लेंगे बाबू, अगर हमने यहाँ पे थीटा लिया, अगर हमने यहाँ थीटा लिया, तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने होता है बाबू परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच जाता है वो कहलाता है बेस। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला बाबू थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम हाइपोटेनस कहते हैं। बाबू यहाँ P से परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, P से परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसे हिंदी में लंब कहा जाता है। दूसरी बात जो यहाँ जानने वाली है वो देख लीजिए, यहाँ से B से बेस है बाबू, B फॉर यहाँ पे बेस है बाबू, बेस को हिंदी में आधार कहा जाता है। और H से बाबू यहाँ हाइपोटेनस रिप्रेजेंट हो रहा है, हाइपोटेनस रिप्रेजेंट हो रहा है, और हाइपोटेनस को हिंदी में बाबू कर्ण कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये सब बातें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। इसके अलावा जिन बातों का पता होना ज़रूरी है वो ये है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए बाबू, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम में बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम में बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ आपको इतनी सी बात पता होने की ज़रूरत है कि लंब का स्क्वायर, लंब कहने का मतलब बाबू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे पी स्क्वायर निकालना है तो बाबू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर एग्जैक्टली पी निकालना है तो इस पर क्या लग जाएगा रूट, यानी रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह आप इस बात को समझें कि इससे आप पॉइंट आउट करें कि अगर मान लीजिए हमें बी निकालना होगा तब, तो बाबू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और चूंकि बी स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखी है तो फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट। और अगर कभी हमें h की वैल्यू निकालनी हुई तब, अगर कभी हमें h की वैल्यू निकालनी हुई तब, तो h बराबर बाबू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे क्या लग जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे लग जाएगा रूट। तो आपको ये तीन बातें बहुत अच्छे से पता होनी ज़रूरी है। ये आपके सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस की बात नहीं है, हर जगह काम आएगा। एक p या फिर b या फिर h, आप जान लें कि h निकालने में सिर्फ प्लस होता है, बाकी सब में h से माइनस होता है, बाकी सब में h से माइनस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पाइथागोरस का इस्तेमाल तब होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस का इस्तेमाल तब होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीन भुजाओं में से दो का पता होगा और तीसरे का पता नहीं होगा, या फिर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आप ये जान लीजिए कि आप पाइथागोरस अगर जानते हैं बढ़िया से तो आप इसका और भी चैप्टर्स में इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। जैसे अब हमने करना शुरू किया कि 30 डिग्री के केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हम आपको बता चुके हैं बाबू समकोण त्रिभुज। अगर आप नहीं जानते तो जानिए, त्रिभुज को कोण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है न्यूनकोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज। कोण के आधार पर जिसे न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है उसमें एक शर्त यह है कि प्रत्येक कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होगा तो न्यूनकोण त्रिभुज, और कोई एक कोण भी अगर 90 का हो गया तो समकोण त्रिभुज, कोई एक कोण 90 का होगा तो समकोण। और एक होता है एक्यूट और राइट के अलावा ऑब्ट्यूस एंगल, जो हिंदी में हमने आपको कहा अधिक कोण त्रिभुज। उसमें बस इतना सा शर्त होता है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में इस बात को जानना। ये छोटी छोटी बातों को आप देख लीजिए, हालांकि इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि 30 डिग्री में हमें रेशियो याद रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। रटने के लिए नहीं बता रहे, समझा रहे हैं ताकि आगे जब इस्तेमाल करेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए 30 डिग्री कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री लें,
30 डिग्री कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, देखिए बाबू हम यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री लेंगे तो बस हमें ये समझाना है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो अगर ये 30 डिग्री लें तो बाबू 30 डिग्री के सामने जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और बाकी ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। आप ये भी जानते हैं कि अगर 30 डिग्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगते हैं इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज लगते हैं। उम्मीद है आपको सारे रेशियो याद होंगे, साइन के, कॉस के, टेन के, और ज़्यादा की वैल्यू नहीं, इन सब की वैल्यू। अगर आपको सारे नहीं भी याद है तो कम से कम टेन की वैल्यू याद कर लीजिए। टेन 30 डिग्री का मान याद कर लीजिए 1/√3, टेन 45 का मान याद कर लीजिए 1/1, टेन 60 का मान यूज कर लीजिए √3/1। बाकी ये दोनों भी उसी आधार पे बन जाएगा। देखिए तो अगर हम 30 डिग्री की बात करें बाबू, 30 डिग्री की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर होता है 1/√3। बाबू यही बात आपको याद रखनी है कि इसका मतलब ऊपर वाले की वैल्यू जो होती है 30 डिग्री में जो 1/√3 होता है उसमें 1 जो होता है वो परपेंडिकुलर के लिए होता है बाबू। ऊपर वाले की वैल्यू यहाँ से 1 होती है और बेस की वैल्यू क्या होती है बाबू, √3। और अगर ये 1 और ये √3 तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3, और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और रूट लगाएंगे तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि 30 डिग्री के केस में बाबू, 30 डिग्री के केस में समझ लीजिए सिर्फ कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो होता है 1, √3 और 2। बस आप इस बात को समझ लीजिए। 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे 45 डिग्री के कॉन्सेप्ट की ओर। ध्यान दीजिएगा 45 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है उसको सीखने से पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहीं पे प्रयास करते हैं कि आपको सिखा दें 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट भी। ये आपने सीखा 30 डिग्री के लिए, ठीक है। 45 डिग्री की अगर बात करें तो आप समझिए इस बात को कि अगर 45 डिग्री की बात करें, यहाँ समझा देते हैं पीछे में, 45 की बात करें तो जो ट्रायंगल बनेगा बाबू, बहुत छोटी सी बातें हैं, बस धीरे धीरे समझ जाइएगा आराम से। परपेंडिकुलर बाई, देखिए अगर 45 डिग्री का केस है बाबू, अगर 45 डिग्री का केस है तो आप जानते हैं इतने छोटे में हो नहीं पाएगा, ये हम लोग इधर ही कर लेते हैं। देखिए 45 डिग्री का अगर केस है बाबू, 45 डिग्री का अगर केस है तो आपको समझना है कि 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है बाबू, tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/1। tan 45 की जो वैल्यू होती है बाबू, tan 45 की जो वैल्यू होती है बाबू वो होती है, tan 45 की जो वैल्यू होती है बाबू वो होती है 1/1, या आप 1 कह सकते हैं। तो यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1:1 होगा। अगर ये 1:1 होगा तो हाइपोटेनस √2 होगा। तो 45 डिग्री के केस में बाबू, 45 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा 1:1 और क्या होगा √2, 1:1 और क्या होगा √2। तो यहाँ पे हमने आपको 2 पे समझा दिया, 30 और 45 पे। अगले पन्ने पे हम चलते हैं जहाँ पे हम सीखेंगे 60 पे और 15 और 75 पे। अगले पन्ने पे हम चलते हैं। देखिए 2 नंबर के बाद सवाल से पहले थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक पेपर और चाहिए। चलिए तो अब हम बात करेंगे, 45 समझा चुके हैं आपको। अब हम बात करेंगे अगर मामला 60 डिग्री का होगा तब क्या होगा। तीसरे बिंदु पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर मामला 60 डिग्री पे होगा तब क्या होगा। बाबू आप जानते हैं कि अगर 60 डिग्री का मामला होगा तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होती है बाबू, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3:1, यानी परपेंडिकुलर और बेस का बाबू, tan का मतलब ही है परपेंडिकुलर रेशियो बेस। बाबू परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा बाबू, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो होगा √3:1। 60 डिग्री हमने यहाँ माना है, एक समकोण कन्फर्म है और ये तो 30 हो जाएगा। आप जानते होंगे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। हालांकि इस कोण पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा
80 डिग्री होता है बाबू। तो देखिए ये अगर 60 डिग्री की बात करें तो परपेंडिकुलर √3 होगा और बेस क्या होगा बाबू 1, और ये √3 ये 1, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 2। यानी 60 डिग्री केस में अगर हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को रेशियो को समझें तो ये होता है √3, ये होता है 1 और ये होता है 2। आप इस बात को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि हम ये समझाने के लिए यही कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये याद रखने की चीज़ नहीं है, इसे आप याद ना रखें, बस आप इसे अच्छे से समझ लें ताकि जब इस्तेमाल हो तो आपको ये बात हल्की फुल्की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी बढ़िया से, और याद भी रहेगा। अभी पूरा वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, tan का वैल्यू याद है काफ़ी है, उसी से सारा वैल्यू काम चल जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है, अलग से कुछ भी याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसके बाद बात करते हैं डिग्री में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 डिग्री पे बात हो गया, चौथे बिंदु पे हम बात कर रहे हैं 15 डिग्री पे। बाबू 15 डिग्री का जब केस होगा, बाबू जब 15 डिग्री का केस होगा, बाबू जब 15 डिग्री का केस होगा तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा बाबू tan 15 में जो होता है बाबू, tan 15 में जो वैल्यू होती है वो होता है √3 रेशियो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। tan 15 की जो वैल्यू होती है वो होता है √3 - 1 बटा में √3 + 1, √3 - 1 बटा में √3 + 1। इसका मतलब यहाँ समझिए, tan 15 डिग्री के लिए हमने लिखा है तो √3 - 1 बटा में √3 + 1। कहने का मतलब परपेंडिकुलर जो होगा, कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर होगा बाबू, जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा √3 - 1 और जो बेस होगा वो होगा √3 + 1। और आप जानते हैं हाइपोटेनस अब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट मारेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। ये बहुत सिंपल सा टेक्निक से हो जाता है। अगर आपको tan 15 की वैल्यू याद ना हो तो भी आप यहाँ से समझ लीजिए, tan 15 के लिए कोई खास करने की ज़रूरत नहीं है, tan 15 के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझें कि tan 15 को हम लिख सकते हैं 60 - 45 या 45 - 30 ही लिख लेंगे तो क्या दिक्कत है। tan 45 - 30, अगर हम ऐसा लिखते हैं tan 45 - 30 तो आप समझिए इस बात को, tan a - b बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan 45 और tan 30। इस बात को यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में धीरे धीरे आ जाएगा आपको कि हमने जो किया कैसे किया है। देखिए आगे जब बढ़ेंगे बाबू तो आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान होता है 1/√3। बाबू यहाँ 1 प्लस 45 तो 1 हो जाएगा, 30 का मान 1/√3। इस बात को यहाँ से समझिए कि ऊपर बचेगा √3 - 1, बाबू √3 × 1 √3 - 1, √3 - 1 ऊपर में आ जाएगा √3 - 1 और नीचे √3 × 1 √3 + 1, √3 + 1। यही बात हमने लिखी है। आप सोच रहे होंगे नीचे वाला √3 क्या हुआ, बाबू नीचे वाला √3 कट जाएगा, बाबू नीचे वाला √3 कट जाएगा, नीचे वाला √3 आसानी से कट जाएगा। तो कुल मिला के मामला 15 डिग्री में आपको क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर √3 - 1 होगा और बेस जो होगा वो √3 + 1 होगा। इसको हालांकि याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, साइन कॉस tan इसका मान डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये रेशियो पहले आपको समझा देते हैं। आप याद रखिएगा कि 15 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो होगा √3 - 1 √3 + 1 और ये होगा 2√2। अगर आप इतनी सी बात याद रखेंगे तो बहुत काम की बात है 15 डिग्री पे, क्योंकि डायरेक्टली एनटीपीसी में इस बार सवाल आया है कि साइन 15 का मान क्या होगा। अगर आपको ये रेशियो याद रहेगा तो आप साइन 15 भी बता सकते हैं। अगर आपसे यहाँ कोई साइन पूछेगा तो साइन 15 का मतलब, साइन का मतलब बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 15 का वैल्यू आप बता सकते हैं √3 - 1 अपॉन 2√2, या कॉस 15 पूछा जाएगा तो बेस अपॉन 2√2, tan पूछा जाएगा तो tan तो आप देख ही रहे हैं। अगर साइन का उल्टा मान लीजिए कॉसेक पूछा गया तो आप hy बता सकते हैं 2√2/√3 - 1। तो इस तरह से सारे ही सवालों का जवाब आप दे पाएंगे। वो बात भी हम नोट करा देते हैं, उस चीज़ को भी हम लिखवा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं हम लोग। देखिए अगर हम बात करें
इसके बाद छठे पॉइंट पे, पांचवें पॉइंट था ना हमारा, आपने क्या क्या सीखा एक बार देख लिया जाए। 60-15 तो सिखा दिए हैं, इसके पहले 30-45 सिखा दिए हैं, यानी कुल मिलाकर मामला सिर्फ बचा है 75 डिग्री का, वो एक बार देख लीजिए। और 75 डिग्री का मामले को देख लीजिए, 75 डिग्री का मामला जब होगा तब क्या होगा। देखिए समझिए, 75 डिग्री की अगर हम बात करें, आप एक बात समझिए, अगर हम आपसे बोलें कि tan 15 का हमें पता है, tan 15 का हमें पता है, तो आप जानते हैं tan 15 को हम, बाबू tan 15 को हम cot क्या लिख सकते हैं, 90 - 15, 90 - 15 घटाएंगे तो 75, यानी cot tan 15 की जो वैल्यू थी वही वैल्यू cot 75 की हो जाएगी, यानी √3 - 1 अपॉन √3 + 1, यही वैल्यू cot 75 की हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल जनरेट करें, अगर हम यहाँ ट्रायंगल से आपको समझाएंगे, ट्रायंगल से अगर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि अगर 75 डिग्री का मामला होगा तब आपको समझना होगा कि देखिए ध्यान से कि कॉट का मतलब होता है बाबू ऊपर में बेस है और नीचे में परपेंडिकुलर, यानी √3 - 1 जो पहले ऊपर था अब ये नीचे होगा, और यहाँ पे √3 + 1, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतने का इतना ही बना रहेगा। यानी अगर आप जान लीजिए कि 75 डिग्री के केस में बाबू, 75 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होगा वो होगा √3 + 1, √3 - 1 और 2√2, √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। इसको नोट करिए, फिर अगली बात हम लिखवाते हैं आपको। तो हमने आपको सारे डिग्रीज के रेशियो समझा दिए हैं। आगे जब ये इस्तेमाल होगा तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएगा, इसको अलग से याद करने के प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो हमको थोड़ा बहुत लिखवाना है वो हम लिखवा देते हैं, जो हमने इसके पहले बात बोली थी वो हम लिखवा देते हैं। जैसे कि आपको इसके पहले जो समझाया था वो एक बार समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे जरूर नोट्स करके लिखिएगा, नोट्स बना के आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि sin 15 की वैल्यू क्या होगी, बाबू आप समझिए, इसके पहले भी आप समझे कि इसके पहले जब हमने 15 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाया था, बाबू हमने जब इसके पहले 15 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाया था तो आपको याद है 15 डिग्री वाले ट्रायंगल में क्या होता है बाबू, अगर ये 15 डिग्री का ट्रायंगल होता तो परपेंडिकुलर होता √3 - 1 और बेस होता √3 + 1 और हाइपोटेनस होता 2√2। तो ये बात बहुत ध्यान से सीख लीजिए यहाँ पे कि अगर आपसे कोई sin 15 पूछता है बाबू, sin 15 जब पूछता है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये आपका है हाइपोटेनस, ये आपका है हाइपोटेनस। देखिए sin 15 का मतलब होता है, साइन का मतलब ही होता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी sin 15 की जो वैल्यू होगी, sin 15 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3 - 1 अपॉन √2√2, 2√2। sin 15 की जो वैल्यू होगी, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो sin 15 की जो वैल्यू होगी इतनी होगी, sin 15 की जो वैल्यू होगी इतनी होगी। और इतना दूर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि बाबू sin 15 का सवाल, sin 15 की जगह एग्जामिनर साइन का उल्टा जो 90 माइनस होता है ना, साइन 90 माइनस किसे बदलता है, साइन बदलता है बाबू कॉस में, तो 15 की जगह हो जाएगा 75 बाबू, 15 को 90 में से घटा देंगे बाबू, 15 को 90 में से घटा देंगे तो 75। तो साइन 15 का जो मान होता है वही मान कॉस 75 का होता है। एग्जामिनर डायरेक्टली ये सवाल कई बार पूछ चुके हैं, उम्मीद है आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप साइन 15 वहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपको थोड़ा समय नुकसान होगा, फॉर्मूला लगा के आप इसे कैलकुलेट तो कर लेंगे पर नुकसान होगा। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि अगर हमें cos 15 डिग्री की वैल्यू पूछी गई बाबू, cos 15 की पूछी गई, तो cos का मतलब होता है बाबू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी √3 + 1 बटा में 2√2 बाबू, √3 + 1 बटा में 2√2। और इसीलिए हमने यहाँ जगह छोड़ा है कि cos 15 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, cos 15 को हम लिख सकते हैं, cos 15 को हम लिख सकते हैं, cos किस में पलटेगा, साइन में बाबू, साइन cos में, cos साइन में, तो cos 15 को हम लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री।
इसके अलावा देख लीजिए ध्यान से, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, tan की बात करते हैं। tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बाबू? tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी, tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी, वही वैल्यू cot 75 की होगी, वही वैल्यू cot 75 की होगी, बराबर √3 - 1, शुरू में ही लिखवा चुके हैं, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, क्योंकि ये होता है P/B, क्योंकि ये होता है P/B। तो ये एक बात हमें नोट करवाना था, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमें बताना है वो देख लीजिए एक बार। देखिए साइन 15 का उल्टा क्या होता है, साइन का इनवर्स क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन 15 का अगर एग्जामिनर ने सवाल पूछा तब, तो साइन की जो वैल्यू होगी, साइन 15 की जो वैल्यू होगी उसको उलट देंगे तो कॉसेक 15 बन जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2√2 बटा में √3 - 1, 2√2 बटा में √3 - 1, पलट दिए हैं बाबू, सिर्फ वैल्यू को पलटे हैं, कॉसेक 15, कॉसेक 15। इसी तरह इसमें भी आप समझ लीजिएगा ध्यान से कि कॉस को अगर पलटेंगे तो क्या बनेगा? सेक। कभी अगर इसकी ज़रूरत पड़ी कि सेक 15 की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी बाबू? पलट जाएगी, यानी हो जाएगी 2√2 बटा में √3 + 1। अगर tan 15 की जगह cot 15 पूछा गया बाबू, अगर tan 15 की जगह cot 15 पूछा गया, अगर tan 15 की जगह cot 15 पूछा गया, तो ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी ऊपर हो जाएगा √3 + 1, यानी ऊपर हो जाएगा √3 + 1, ऊपर हो जाएगा √3 + 1, और नीचे हो जाएगा बाबू √3 - 1। ये हो गई कंप्लीट नॉलेज वाली बात। कॉन्सेप्ट हमने आपको पूरा ही समझा दिया, रेशियो हमने आपको समझा दिया, लगभग आप मान के चलिए कि सारा ही बेसिक कंटेंट हमने आपको दे दिया कि रेशियो किस तरह से इस्तेमाल होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, रेशियो में। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के अलावा हमने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, फिर पाइथागोरस का थ्योरम हमने आपको बताया। इसके अलावा हमने हर डिग्री के लिए जो डिग्री इस्तेमाल होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, उसके रेशियो बता दिए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सवाल, और फटाफट से अब सवाल करेंगे, और सवालों में बिल्कुल वक्त नहीं दिया जाएगा, कम से कम वक्त में सारे सवालों को सिखाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में वक्त दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट में वक्त कभी नहीं काटा जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रेम से सीखने की चीज़ है, सीखा जाए। अब हो गया कॉन्सेप्ट की बात, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल नंबर 1 में जो हमने रखा है, बहुत बेसिक सवाल मैं लेके आया हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लिखा है 125 मीटर ऊंचे टावर की बात हो रही है बाबू, 125 मीटर ऊंचे टावर की बात हो रही है, 125 मीटर ऊंचे टावर की बात हो रही है। टावर हमेशा ऊपर रखिएगा बाबू, टावर हमेशा सीधा होगा। 125 मीटर ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण, आप जानते हैं यहाँ से अगर एक कार को देखा जा रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। यहाँ से हम लोग धरती पे एक कार को देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक कार है, इस कार को देखा जा रहा है, तो कार का जो अवनमन कोण है, आप जानते हैं अवनमन कोण का मतलब ये कोण बताया जा रहा है, कार का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। कार का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। कार का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। वह कार टावर से कितनी दूरी पर होगी? ये जो कार है बाबू, ये टावर से कितनी दूरी पर है? ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? ये कार टावर से कितनी दूरी पर है? यानी हमें बेस का पता करना है, ये वैल्यू पता करना है। आपको सिखाए हैं अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो एलिवेशन भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और आप ये भी जानते हैं कि 45 डिग्री के केस में बाबू रेशियो 1:1 होता है बाबू, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1:1 होता है, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1:1, tan 45 का मान होता है 1:1, और tan का मतलब है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो 1 की वैल्यू अगर 125 है तो यहाँ भी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125 हो जाएगी। यानी ये कार जो है आपका 125 मीटर दूरी पर है। इस टावर से कितनी दूरी पर है? 125 मीटर दूरी पर है। बहुत इजी सवाल है,
नोट करिए, हम लोग आगे सवाल में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। बाबू पेड़ हमेशा ऊपर खड़ा रखिएगा, पेड़ हमेशा ऊपर खड़ा रखिएगा, पेड़ हमेशा ऊपर खड़ा रखिएगा, और पेड़ की छाया हमेशा नीचे, पेड़ की छाया हमेशा धरती पे, पेड़ ऊपर हमेशा खड़ा रहेगा और पेड़ की छाया हमेशा धरती पे। छाया की लंबाई बाबू, जो इमेज की लंबाई है वो कितनी है? 16 मीटर। छाया की लंबाई है 16 मीटर। जब सूर्य का उन्नयन कोण बाबू, जब सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कहने का मतलब हमेशा टॉप का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कहने का मतलब शीर्ष का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब होता है टॉप का उन्नयन कोण, मतलब इसको बोलते हैं टॉप, टॉप का उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब टॉप का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब शीर्ष का उन्नयन कोण। इसको पद बोला जाता है, नीचे वाले को पद बाबू। टॉप को शीर्ष भी कहा जाता है, शीर्ष, शीर्ष का उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण है कितना? 60 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई बहुत ध्यान से सीखिए। 60 डिग्री का मतलब है परपेंडिकुलर और बेस। सिर्फ हम लोग टैन लगा रहे हैं अभी, ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ टैन, उसी से सारा धीरे धीरे आप सीख जाइएगा और याद भी हो जाएगा। आप समझिए 60 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो होगा √3:1। और 1 की वैल्यू अगर 16 है बाबू, सवाल में अगर 1 की वैल्यू 16 है तो बताइए √3 की वैल्यू क्या होगी? 16√3, 16√3, यही उत्तर हो जाएगा बाबू, 16√3। इसके पहले वाले सवाल पे हमने उत्तर लग रहा टिक नहीं मारा, देख लेते हैं 1 मिनट। 125 ठीक है, ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंची प्रेक्षण मीनार से सूत्र की राह देखता है। कहने का मतलब एक गार्ड है बाबू। आप लाइट हाउस वगैरह सुनते होंगे या कई बार भूत वाली मूवीज में सुनते होंगे, देखते भी होंगे। लाइट हाउस है मान लीजिए, यहाँ पे एक गार्ड है। ये गार्ड जो है समुद्र तल से कितने मीटर ऊंची है? 180 मीटर, 180 मीटर ऊंची प्रेक्षण मीनार। ये टावर है बाबू, ये क्या है? टावर है, ये टावर है, इन्विजिलेशन टावर है एक तरह से। प्रेक्षण मीनार है, यहाँ से देख रेख की जाती है। टावर है 180 मीटर, ऊपर से देख रेख की जा रही है। और वो एक नाव को देखता है जिसका अवनमन कोण कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री पर। यहाँ से कोई नाव होगी बाबू, एक नाव है, यहाँ से हम नाव बना दे रहे हैं। इस नाव को देखता है बाबू, इस नाव को वो देखता है। तो अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है बाबू? 60 डिग्री का। अवनमन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। वह नाव उस प्रेक्षण मीनार के पाद तल से कितनी दूरी पर है, मतलब बेस से। आपसे सवाल में एग्जामिनर ने ये पूछा कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन से कितनी दूरी पर है ये नाव, इसके पद से कितनी दूरी पर ये नाव है, जिसे कि टावर के टॉप से बाबू, आँख यहाँ पे है, टावर के टॉप से देखा जा रहा है, टावर के टॉप से देखा जा रहा है, यहाँ से देख रहे हैं, तो 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। देखिए शुरू करते हैं सवाल का। अगर अवनमन 60 है तो उन्नयन भी 60 होगा। अगर 60 ये है तो ये होगा √3 और ये होगा 1। √3 की वैल्यू सवाल में 180 है, यानी 1 की हो जाएगी 180/√3, 180/√3, बस हो गया। ऑप्शन में 180/√3 नहीं है। अगर नहीं है तब क्या करना पड़ेगा? तो रेशनलाइज कीजिए, √3 से ऊपर भी, √3 से नीचे भी। √3 3 हो जाएगा, काटने पर यहाँ 60, यानी इसका उत्तर होगा 60√3। इसका उत्तर होगा 60√3। इसको अगर रेशनलाइज कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर कुल मिला के हमने आपको 1 2 3 सवाल सिखाए। चौथा सवाल फटाफट देख लीजिए, बहुत ईजी सवाल है सब। सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त कीजिए। एक बार आप हमारे साथ काम करके देखिए, धीरे धीरे आप हमारी स्पीड को यूज़ करके देखिए। आपकी स्पीड जो है वो हमारी स्पीड से, धीरे धीरे हमारी स्पीड ही आपकी स्पीड हो जाएगी, धीरे धीरे हमारी स्पीड ही आपकी स्पीड हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट को स्लोली सीखा कीजिए। कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट को आराम से सीखा जाता है, हाँ जब उसका यूज होगा तो बेस्ट टेक्निक से होगा, सारे टेक्निक लगाए जाएंगे। पर शुरुआत जब होगी, जब भी हम इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जब हम सीखेंगे किसी चीज़ को, तो प्रेम पूर्वक लाहे लाहे अच्छे से सीखते हैं। लाहे लाहे करने का मतलब आराम आराम से,
चलिए, एक मीनार उसकी तली से 100 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार जो है उसकी तली से 100 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार उसकी तली से एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण, एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से, तली कहने का मतलब बॉटम बाबू, तली कहने का मतलब बॉटम, ध्यान दीजिएगा, तली का मतलब है बॉटम, नीचे वाला, टॉप नहीं, बॉटम। बॉटम से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण, बाबू इस टावर का उन्नयन कोण कहने का मतलब इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, और ये जो उन्नयन कोण बन रहा है बाबू, टावर का जो उन्नयन कोण बन रहा है 100 मीटर की दूरी से, वो बन कितना रहा है, 30 डिग्री। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, आपसे हाइट पूछा गया है, यही चीज एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है। आप जानते हैं 30 डिग्री का अगर केस हो, अगर 30 डिग्री का केस हो, 30 डिग्री का केस हो, तो रेशियो जो बैठता है बाबू, ये बैठता है 1/√3, ये बैठता है 1/√3, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan का मतलब ही होता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ध्यान दीजिएगा। देखिए √3 का मान अगर 100 है बाबू, √3 यूनिट का मान अगर, √3 यूनिट का मान अगर 100 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100/√3। आप एक बार क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, अगर यही ऑप्शन है तो बस बात यहाँ खत्म हुई, अगर नहीं होता तो रेशनलाइज करना पड़ता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी है। बाबू ध्यान दीजिएगा, एक सीढ़ी के बारे में कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी जो है, सीढ़ी हमेशा आप तिरछी बनाएंगे, सीढ़ी हमेशा आप तिरछी ही बनाएंगे, एक सीढ़ी को हमेशा तिरछा बनाएंगे, कि सीधा अगर सीढ़ी बना दिया तो वो किसी काम की नहीं होगी, सीढ़ी हमेशा आपको तिरछी बनानी है। ये सीढ़ी किससे टकी हुई है, एक दीवार से टिकी हुई है, कहा जा रहा है एक दीवार से टिकी हुई है, ये सीढ़ी जो है एक दीवार से टिकी हुई है। यदि एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंची पर दीवार पर ऊंचाई पर, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से, 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यदि सीढ़ी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी के पाद, सीढ़ी की पाद से दूरी, पाद कहने का मतलब बॉटम बाबू, पाद कहने का मतलब बॉटम, ये वाले बॉटम को पद या पाद या कभी कभी बॉटम भी कहा जाता है। तो यहाँ से इसकी दूरी पूछी जा रही है, सीढ़ी की दूरी, ये वाली लंबाई पूछी जा रही है बाबू, ये पूछा जा रहा है। आप जानते हैं 30 डिग्री का केस होगा तो ये 1 होगा, तो ये √3, 1 यूनिट का मान अगर 10 है तो √3 यूनिट का मान 10√3। तो बहुत ईजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर की ऊंची मीनार के शीर्ष से एक बिंदु, 200 मीटर की ऊंची मीनार, टावर की बात हो रही है, सर्वेलेंस टावर नहीं है इस बार, बस टावर है, प्रेक्षण मीनार नहीं है। सर्वेलेंस टावर करने का मतलब देखी जाती है, वहाँ से सर्वेलेंस की जाती है। तो 200 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इस ऊंचाई से अवनमन कोण जो बन रहा है, यहाँ से अवनमन कोण जो एक बिंदु का बन रहा है, इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार से बिंदु की दूरी कितनी है, मीनार से बिंदु की दूरी कितनी है। अगर ये 45 डिग्री बन रहा है तो मीनार से उस बिंदु की दूरी कितनी है, बिंदु की दूरी कहने का मतलब हो गया कि ये मीनार जहाँ पे भी है उससे इसकी दूरी कितनी है, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है बाबू, ये लंबाई पूछा जा रहा है बाबू। तो देखिए 45 अगर अवनमन है तो आप जानते हैं उन्नयन भी 45 हो जाएगा बाबू, और 45 का मतलब अगर ये 200 है तो ये भी 200 होगा, क्योंकि इसके रेशियो 1:1 होते हैं, क्योंकि इसके रेशियो 1:1 होते हैं, क्योंकि इसके रेशियो 1:1 होते हैं। चलिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर जो भी हो 11 नंबर पॉइंट पे हमारे लिए है। शुरू में 3-4 पन्ने आपके कॉन्सेप्ट के हैं। ओवरऑल हमने 10 क्वेश्चन आज सीखना है बस, और 2-4 सवाल बचे हैं, फटाफट सीखते हैं। देखिए, हवा के तूफान से, ये खंभा वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो टूटने वाला सवाल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, टूटने वाला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। अभी भी जो CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है इसमें भी आया है, CHSL के एग्ज़ाम में भी कई बच्चों ने ये बताया कि ये सवाल आया है।
तो आप बहुत ध्यान से इसे सीखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहे। हालांकि इन सवालों में बहुत कोई दम नहीं है, कोई बहुत खास दम हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा दम होता है। बस सही टेक्निक से बनाइएगा, मिनिमम टाइम में बन जाएगा और हमेशा एक्यूरेट बनेगा। हवा के तूफान से खंभा टूट गया। बाबू ये खंभा लंबा सा खंभा है, लेकिन हवा बहुत तेज बही, आंधी बहुत तेज आया, यहाँ से टूट गया। और यहाँ से जब टूटा तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है बाबू, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर हम इसे ब्लू से कर दें कि इस ऊपर वाले हिस्से की हम बात करें तो ये हिस्सा टूट गया। ये हिस्सा टूट के इस तरफ ज़मीन पे आ गया। बाबू ये हिस्सा टूट गया और इधर से ज़मीन पे आके टच किया, यानी जो इसका यहाँ पे टॉप था, बाबू आप ध्यान देंगे, अगर इसका टॉप को हम ग्रीन कर दें कि यहाँ पे अगर ये टॉप था तो अब ये टॉप बाबू ये गिरने के बाद इसका टॉप अब यहाँ आ गया है। शीर्ष जो है यहाँ गिर के झुक गया। शीर्ष को बहुत ध्यान से समझिए कि जो यहाँ पे लाइन अप है इसे बहुत अच्छे से समझिए कि शीर्ष यहाँ से ये वाला हिस्सा टूट गया, ये वाला हिस्सा यहाँ से टूट गया और ये इस तरह झुक गया। देखिए लिखा है ना, हवा के तूफान से एक खंभा। कई बार खंभा भी कहते हैं, कई बार पेड़ से भी रिलेटेड सवाल आता है, पेड़ भी टूटता है, कई बार पेड़ से रिलेटेड भी सवाल इस तरह का आता है। टूट गया और उसका सिरा खंभे के पद से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकराया। इसका जो सिर है बाबू, इसका जो सिर है वो 30 डिग्री के कोण पे, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री के कोण पे भूमि से टकराया। टूटने से पहले खंबे की ऊंचाई कितनी थी? आपसे ये पूरा लंबा पूछा जा रहा है, इससे आपसे पूछा जा रहा है कि टूटने से पहले इस खंबे की ऊंचाई कितनी थी। ये पूरी लंबाई, खंबे की पूरी लंबाई पूछी जा रही है। बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। इस बात को समझिए कि एक बात दिया है 20 मीटर की दूरी, ये जो टकराया है ये गिवन है कि ये कितने मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर। आपको पता है 30 डिग्री का अगर केस है बाबू, अगर 30 डिग्री का केस है, आप जानते हैं 30 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर और जो बेस का रेशियो होता है या tan 30 डिग्री की बात करें तो होता है 1/√3, 1/√3। तो अगर ये 1 होगा तो ये √3 होगा, और ये भी आप जानते हैं कि ये 1 और ये √3 है, तो पाइथागोरस कहते हैं कि ये कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने आपको पहले दिखाया भी है। अब समझिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ और यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, यानी जो टूटा हुआ हिस्सा है ये वाला हिस्सा कितना यूनिट है, 2 यूनिट। अब समझिए यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 1 यूनिट है और यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो पूरा हिस्सा कितना यूनिट हो गया बाबू, 3 यूनिट। बहुत अच्छे से समझिए कि √3 यूनिट का मान गिवन है बाबू, √3 यूनिट का मान गिवन है बाबू, √3 यूनिट का मान गिवन है, कितना गिवन है, 20 मीटर। तो हमसे 3 यूनिट का, सबसे पहले 1 यूनिट का निकालना होता है, तब क्या करते हैं, भाग देते हैं। बचपन से आप सीख रहे हैं, है ना। 1 यूनिट का निकालना होगा तो भाग देंगे, और 3 यूनिट का, 3 की वैल्यू निकालनी होगी तो गुना कर देंगे, 3 यूनिट की निकालनी होगी तो इसे गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 3 से। √3 से 3 कट जाएगा, √3, यानी उत्तर हो जाएगा 20√3, यानी उत्तर हो जाएगा 20√3। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इसका, आंसर ले लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा 20√3, इसका आंसर होगा 20√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी वही है, खंभा टूटने वाला सवाल है। तो एक सवाल आप अच्छे से सीख गए हैं तो सारे सवाल आप बना सकते हैं। आप देखिए, तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है। बाबू मान लीजिए ये टेलीग्राफ का खंभा है और जब हवा आंधी तूफान बहा तो यहाँ से ये मुड़ गया, और मुड़ने के बाद ये ज़मीन से ऐसे जाके जुड़ गया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये यहाँ से मुड़ के यहाँ जुड़ गया। और इसका टॉप को अगर हम बोले यहाँ पे पहले था तो इसका टॉप अब यहाँ पे है, इसका टॉप अब यहाँ पे है। ध्यान से समझिएगा आगे। और एक और बात याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी खंभा या टेलीग्राफ का खंभा या पेड़ टूटेगा तो वहीं पे झुकेगा, उड़ नहीं जाएगा। ये नहीं कि आंधी इतना तेज बहा कि उड़ा ले गया, तो फिर वो हाइट एंड डिस्टेंस सवाल में नहीं आएगा। उड़ के कहाँ गया कहाँ नहीं गया, फिर उसका कोई रिलेशन नहीं है किसी चैप्टर से उसका, लेकिन यहीं मुड़ गया तो सवाल बनता है। देखिए आगे, खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया, उसका शिखर उसके पद से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन से स्पर्श करता है। उसका जो शिखर है बाबू, उसका जो शिखर है वो जमीन से 8√3
जमीन से शिखर उसके पद से, पद के 8√3 मीटर की दूरी पर, यानी ये दूरी है बाबू 8√3, ये दूरी है बाबू 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। और 30 डिग्री का बाबू यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे आगे पूछा जा रहा है तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, तो आपसे पूछा जा रहा है इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, तो आपसे पूछा जा रहा है इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा बाबू, 30 का मतलब है ये 1, ये √3, 30 डिग्री का मतलब है परपेंडिकुलर 1 और बेस √3, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, 1√3 और ये हो गया 2। हमने वही बात कही कि देखिए बाबू यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ये 1 यूनिट से रिप्रेजेंट होगा, जबकि ये ऊपर वाला जो टुकड़ा है ये कितने से? 2 से। बाबू ऊपर वाला जो टुकड़ा है ये 2 से, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2, यानी पूरा मिला के पूरी लंबाई कितनी होगी? 3 से रिप्रेजेंट होगी, या 3 यूनिट कह सकते हैं आप। यहाँ से समझिएगा √3 का मान 8√3, बाबू √3 यूनिट का मान 8√3 है, तो 1 यूनिट का मान बाबू 1 यूनिट का मान हो गया 8, और पूरी लंबाई कितनी है? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान हो गया 8 × 24। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे सवालों में। ये टूटने फूटने वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं, सवाल नंबर, ये भी वही सेम सवाल, देखिए इस तरह से टूटा है, सेम ही क्वेश्चन है क्या ये, देख लीजिए। एक टेलीग्राफ का खंभा तूफान के कारण टूट गया, एक बिंदु पर से टूट गया, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद इसमें क्या मामला है ये देख लीजिए। टूटता है और उसका ऊपर वाला शीर्ष धरातल और खंभे के आधार से 20 मीटर की दूर धरातल से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है, यानी इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये धरातल से कहाँ स्पर्श करता है? मान लीजिए यहाँ पे आ गया इसका ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ आ गया अब, और ये कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर स्पर्श करता है। जमीन को कितने डिग्री पर स्पर्श करता है? 30 डिग्री पर स्पर्श करता है। और खंभे के आधार से बेस से कितना दूर है? 20 मीटर। ये दूरी कितनी है बाबू? 20 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है, और हमेशा यही पूछा जाएगा बाबू खंभे की ऊंचाई, या कभी कभी बोलेंगे टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई, कभी कभी बोलेंगे पैर की लंबाई, कभी कभी बोलेंगे टूटने से पहले पैर की लंबाई। हालांकि बात एक ही है, आप पैर की लंबाई पूछिए या फिर टूटने के पहले पैर की लंबाई पूछिए, बात एक ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 30 डिग्री का मामला होगा तो बाबू ये 1 होगा और ये √3, क्योंकि tan 30 का मतलब है परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3, और ये हो जाएगा 2। फिर से वही बात है, ये 1 होगा और ये कितना हो जाएगा बाबू? 2, ये हो जाएगा 2, पूरा यूनिट 3। समझिए √3 का मान हमारे पास गिवन है, √3 यूनिट का मान हमारे पास गिवन है कि 20 होगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20/√3, और हमसे पूछा 3 यूनिट का मान गया है, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 20/√3 गुना 3, काट लीजिए इसको, 20√3, इसकी लंबाई हो जाएगी 20√3। आज हाइट एंड डिस्टेंस का पहला दिन है, बहुत ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करिए। और सवालों में हमने बहुत ध्यान रखा है कि एग्ज़ाम्स के सवाल तो हैं, ये सारे ही सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल ही हमने लिए हैं, लेकिन उसमें भी आपने ध्यान देना है कि हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन से लिए हैं। आज आप बहुत हाई लेवल के भी सारे सवाल, हम आपको 0 से लेके सारे बढ़िया सवाल भी कराएंगे। जो ये आज जो आप सीख रहे हैं एकदम बेसिक लेवल है, और इसके ऊपर हम आपको जितने हाई लेवल से हाई लेवल के सवाल हैं सारे ही सवाल कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया बेस्ट टेक्निक से करा देंगे। बस आप प्रेम से पेशेंस रख के सीखिए, ताकि आपका ये 1-2 सवाल जो एग्जाम में आता है वो कंफर्म रहे कि ये सवाल नहीं छूटेगा। अगला सवाल देखिए, एक पेड़ आंधी में टूट गया, फिर से वही बात, पेड़ टूट गया, उस पेड़ की शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है। वही जड़ कहने का मतलब वही बात है, तो उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? आप देख रहे हैं पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछी गई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? देखिए कुल मिला के पेड़ बना लीजिए। सबसे पहले आप एक पेड़ बना लीजिए, मान लीजिए ये एक पेड़ है, इस पेड़ के बारे में हमसे कहा जा रहा है कि ये पेड़ जो है, उस पेड़, देखिए एक पेड़ आंधी में टूट गया, मान लीजिए ये पेड़ जो है आंधी में टूट गया, यहाँ से मान लीजिए टूट गया, यहाँ से अगर टूट गया तो इसके ऊपर वाला जो ये हिस्सा है बाबू, अगर ये ऊपर से टूट गया तो इसके ऊपर वाला जो ये हिस्सा है बाबू, उसकी दूरी देखिए लिखा है आगे, उसके टूट गया,
उस पेड़ का शीर्ष जो बाबू यहाँ पे मान लीजिए शीर्ष है, इसका यहाँ पे मान लीजिए आप शीर्ष है, यहाँ पे मान लीजिए इस पेड़ का शीर्ष है, इस पेड़ का यहाँ शीर्ष है। तो ये हिस्सा अब टूटने के बाद, ये हिस्सा अब यहाँ टूटने के बाद ये देखिए कि शीर्ष अब यहाँ आ गया, शीर्ष अब यहाँ आ गया, शीर्ष ऊपर से जमीन पे आ गया। आगे देखिए, और उसकी दूरी उसकी जड़ से बाबू, इस पेड़ की जड़ से जो उसकी दूरी है बाबू, इसके पेड़ की जड़ से इसकी जो दूरी है कितनी है, 30 मीटर आगे है। तो उस पेड़ की ऊंचाई बतानी है, डिग्री भी दिया हुआ है, देख लीजिए 30 डिग्री। तो सवाल में बहुत आसानी से फिर से वही 30 डिग्री, मतलब ये 1, ये √3 और ये 2, ये अगर पूरी लंबाई, पेड़ की पूरी लंबाई की बात करें, पेड़ की पूरी लंबाई की बात करें, समझिए ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ये 1 के बराबर है, पूरा बराबर 1। और जो ऊपर टूटा वाला हिस्सा है बाबू, ये कितना है 2, यानी पूरा हो जाएगा कितना 3 यूनिट, पूरा हो जाएगा कितना 3 यूनिट। और √3 का मान अगर 30 है बाबू, √3 यूनिट का मान अगर 30 मीटर है तो 1 यूनिट का मान बराबर, 1 का निकालना हो तो भाग दिया जाता है और 3 का निकालने के लिए गुना, 3 यूनिट बराबर 30/√3 गुना 3। इतने स्टेप आप एग्जाम में मत लीजिएगा, मेरा काम आपको समझाना होता है, तो स्टेप लिखे हुए हैं ताकि आपको हर बात समझ में आए, ना कि आप एग्जाम में ये सब लेके बैठ जाइएगा, बिल्कुल नहीं। आपको दिखना चाहिए √3 बराबर 30, तो 1 बराबर 30/√3, तो 3 बराबर कट जाएगा 30√3। तो ये बहुत आसानी से आप सवालों को बना सकते हैं। सारे ही सवाल हमने टेकअप कर लिया। आज हमने आपको कुल मिलाकर 10 सवाल सिखाए और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बेसिक सवाल ही लिए गए हैं, बहुत अच्छे सवाल के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे और अच्छे सवालों के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।